नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवि शशांक और देश देशांतर में आज बात करेंगे कि क्या पर्यावरण के साथ विकास का पहिया चल सकता है और बिना पर्यावरण या प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम विकास पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के अनुभव ने हमें सिखाया कि नदियों से लेकर जो वायु प्रदूषण था वो काफी कुछ बदला है। यानी कि कहीं न कहीं हम जो काम कर रहे थे उसका नतीजा था कि प्रकृति, पर्यावरण और नदियों में प्रदूषण। बात समझेंगे कि क्या वो रास्ता हो सकता है जिसके जरिए प्रकृति भी संरक्षित रहे और विकास भी बढ़ता रहे, और क्या हम दुनिया में एक नई तकनीक, एक नई नीतियों के जरिए इसको हासिल कर सकते हैं और मौजूदा दौर में ये कितना आसान या मुश्किल दिखता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ सी के मिश्रा जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान आरा रश्मि हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं टेरी से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं अशोक पाई, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड, सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा मिश्रा जी आपसे कि जिस तरीके से लॉकडाउन में अनुभव रहे हैं, चाहे वो हमने एक्यूआई लेवल को देखें या कई जगहों पर नदियों के पानी को देखें या कई शहरों से हिमालयी पहाड़ों को देखने की खबरें आई, ऐसा लगता है कि बीच में बाधाएं या रुकावट या जो पोल्यूशन था, साफ है कि कहीं न कहीं हमारा यानी कि विकास की उन नीतियों का या विकास के और क्या ये सच है? देखिए, लॉकडाउन के समय जो प्राकृतिक छटा हमने देखी, उसे एक सबक तो स्पष्ट रूप से मिलता है कि ये तय हो गया कि जो भी प्रकृति और सुंदरता के बीच में थे वो हम ही लोग थे, मनुष्य थे, या तो कंबशन के रूप में या इंडस्ट्री के रूप में या जो भी प्रदूषण हम फैला रहे थे। तो अर्थ ये है कि अब हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जो गेन्स हमने लॉकडाउन के समय में प्राप्त किए हैं उसको बरकरार कैसे रखें। बरकरार रखने का एक प्रमुख जरिया ये है कि हम अपने अपने तय जितना प्रदूषण जो हम पैदा कर रहे थे पहले उसको कम कर सकें, ताकि प्रकृति का ये दृश्य बना रह सके। ये आसान नहीं है, इसमें कई तरह की बाधाएं आएंगी। और आपने शुरू में भी कहा कि विकास और पर्यावरण का संतुलन ये मेंटेन करना कोई बहुत आसान नहीं, पर संभव है। और ये संभव है दो चीजों से। एक, हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसको सीमित रखें। दूसरा, जो मिटिगेशन के उपाय हैं उसको करें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरे विश्व में इस पर डिबेट होना चाहिए कि क्या नई तकनीक अपनाई जाए, जिसको ग्रीन टेक्नोलॉजी कहें, जिसके माध्यम से हम इसको फिर से बरकरार कर सकें और जिस प्रकृति की कल्पना हमारे अंदर है वो हम उसको देख सकें। ओके, आरा रश्मि सर, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे देशों में ऐसा नहीं है कि ग्रीन मॉडल नहीं है, और जब हम ग्रीन अर्थ की बात करते हैं या ग्रीन प्लैनेट की बात करते हैं तो उसके उदाहरण हमारे सामने है दुनिया के कुछ देशों में। क्या वो रास्ते बहुत मुश्किल हैं कि हम नीतियों के साथ, वो नीतियां जो कि पर्यावरण प्रकृति संरक्षण करने वाली हो, ऐसी नीतियों को अपनाने या बनाने से कितना दूर या कितना पास नजर आता है? देखिए, हर देश की सामाजिक और आर्थिक जो स्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। उसी के अनुरूप उनकी आर्थिक प्रगति या पर्यावरण की समस्याओं को समाधान करने की जो योजना बनती है उसी के आधार पर बनती है। अब आपने कहा कुछ और देशों ने बड़ा अच्छा काम किया है इस मामले में, अवश्य, लेकिन उसी तरह से आप उनके प्राकृतिक परिदृश्य को देख लीजिए या उनकी प्राकृतिक संपदा को देख लीजिए। अब एक कोस्टा रिका, एक जैसे छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में, बड़ा अच्छा उदाहरण माना जाता है वन रक्षण की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा और वनों के वर्धन में उसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण माना जाता है।
तो उन्होंने एक अच्छा ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि उससे लोगों को लाभ भी पहुंचता है और पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो जिनकी ऊर्जा की जो खपत है वो फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। हमारा जैसा अपना एक देश एक उदाहरण है इसका, कि अभी तक हम कोयले पर आधारित रहे हैं अपनी ऊर्जाओं की पूर्ति करने के लिए और आयातित तेल पर। अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है कि हम जो नवीन ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं, उस पर हम जोर दें। और इसमें हमारे यहाँ काफी पोटेंशियल है इसका, और इसका अच्छा उपयोग अब होने लगा है। पिछले 10 सालों में हम जहाँ थे वहां से करीब 10 गुना आगे बढ़े हैं और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल काफी हद तक इस्तेमाल हुआ है। अशोक सर, जो चैलेंज मैं कहूँ भारत जैसे देश में है, जिस तरीके की जनसंख्या है और जो हमारे पास जमीन का हिस्सा है, यानी कि डेंसिटी अगर मैं कहूँ, उस नजरिए से पिछले कुछ दशकों में अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की जो हमारी रफ्तार है वो किस तरीके से नजर आ रही है, और क्या जो कदम उठाए हैं नेचर के साथ डेवलपमेंट या बिना छेड़छाड़ के नेचर डेवलपमेंट के रास्ते में जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफर अब तक कैसा रहा है और उसकी बड़ी चुनौतियां क्या नजर आती हैं? देखिए, ये जो कोविड-19 ने एक सबको जो है एक बहुत बड़ा एक लेसन ये दिया है कि हम बिजनेस एज यूजुअल अगर कंटिन्यू करेंगे, इससे भी बड़ी विपदा या आपदा आ सकती है। ये स्पष्ट है। ये भी तय है कि भारत देश जिसके पास दुनिया के 1/16 लैंड मास अवेलेबल है और लगभग 1/6 जो है जनसंख्या है, तो जमीन पे या लैंड पे इस तरह का प्रेशर होना स्वाभाविक है। क्या इसके लिए कोई उपाय हमारे पास नहीं है? उपाय तो है, हमें सबको पता है, लेकिन किस हद तक जो है हमारे डेवलपमेंटल मॉडल्स को उसको सुधारा जा सकता है, रीडेवलप किया जा सकता है? क्या हमारे पास उस तरह की करने की विलिंगनेस है, इंटेंशन है? ये इस पे जो है निर्भर करता है हमारे आने वाले रास्ता तय करने के लिए। अब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों ने अपने पर्यावरण के बारे में एकदम उदासीनता दिखाई है। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए, न केवल कानूनी बल्कि जनभागिता के रूप में भी जो है, जिससे जो ग्रीनिंग का इनिशिएटिव हो या वन जीव संरक्षण के बारे में हो या अन्य जो वाटरशेड के प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसका नतीजा ये है कि आज इतने सभी जनसंख्या के दबाव होने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तान में इतना बड़ा वन संपदा और वन्य जीव का अगर विविधता अगर बची हुई है, उसी की वजह से है कि जो आजादी के बाद जो दिए गए भारत सरकार द्वारा कदम तथा जन भागीदारी से जो विभिन्न तरीके से उनको अपनाने की एक जो चेष्टा की गई है, लेकिन कुछ जो है बीच बीच में इसके डिस्टॉर्शंस आए हैं। उदाहरण के तौर पे एक मैं बता दूं, जैसे 1970-80 के दशक में एक निर्णय लिया गया कि बिल्डिंगों में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोहे या एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करेंगे। इसका एक नुकसान ये है कि लकड़ी है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको उगाया जा सकता है, और इसमें जो एनर्जी जो बनाने के लिए जो एनर्जी जो खर्चे होती है, अगर लोहे की तुलना में कंपेयर करेंगे, बहुत कम एनर्जी लगती है। इसलिए एनर्जी इंटेंसिव नहीं है ये लोहे के या आयरन के मुकाबले। इसके अलावा लकड़ी कार्बन को भी जो है सिंक के रूप में इस्तेमाल होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज में कंट्रोल करने में फायदा हो सकता है, ये मिलता है। इसलिए ये वाली जो पुरानी वाली जो 70-80 के जो अपनी नीति थी कि भवनों में कम से कम लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए, लकड़ी को कम इस्तेमाल किया जाए, उसको छोड़ के एक नया आयाम हमें अपनाना पड़ेगा कि अधिक से अधिक लकड़ी इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक लकड़ी उगाएं भी।
ये लकड़ी कहाँ पे उगाया जा सकता है? जो हमारे पास जो वनों में जो है बहुत अधिक जो है लार्ज क्वांटिटी पे टिम्बर उगाने की क्षमता शायद उतना नहीं होगा, लेकिन अग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कृषि वानिकी जिसको जो बताया जाता है, एक अच्छा एक उसके लिए एक सोर्स है जहां पे लोगों ने दिखाया है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में, जहां पे तराई पे लोग जो है अपने खेत के मेड़ों पे पॉपुलर यूकलिप्टस जैसे प्रजाति लगा के अधिकतर जो पेपर इंडस्ट्री का या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डिमांड पूरा करता है। ये क्षमता हमारे फार्मर के पास है तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह के जो क्रॉप्स को बढ़ाने की अपने गवर्नमेंट की डिफरेंशियल रेम्यूनरेटरी प्राइसिंग की पॉलिसी, उदाहरण के रूप में कुछ दिनों पहले भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा एक एमएसपी अनाउंस की गई जो डिफरेंशियल रेम्यूनरेटरी प्राइसिंग पे आधारित है, जिससे जो है उस क्षेत्र के लिए जो आधारित जैसे कोर्स ग्रेन्स का है या पल्सेस, दलहन, तिलहन को उगाने के लिए अगर ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा तो जो जहां पे रेगिस्तानी या जहां पे पानी कमी वाले क्षेत्र में धान और गन्ना उगा के जो प्राकृतिक विपदा उत्पन्न हो सकती है उसको रोका जा सकता है, और इस आगे दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझता हूं। और मैं थोड़ा सा पॉलिसी की आपने की बात की, और मिश्रा जी सिस्टम में रहे हैं जहां पर पॉलिसी बनाई गई है, उन्हें लागू किया गया। अब मिश्रा जी 2-3 चीजें अगर हम कहें कि पॉलिसी के नजरिए से, क्योंकि आप ही बताते हैं कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और हमारे उनकी प्रयास जो है वो सार्थक नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है उसे और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्या ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन एनर्जी को लेकर ज्यादा हमें और एग्रेसिव होने की जरूरत है नीतियों को लेकर, ताकि हम ग्रीन प्लैनेट की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वो जल्द उसको हासिल कर पाए? देखिए, जहां तक पॉलिसी का प्रश्न है, पॉलिसी निर्भर करती है उस समय के चैलेंज पे, और अब जो पॉलिसी की सोच चल रही है, और नई फॉरेस्ट पॉलिसी भी अब आने वाली है अगले माह, नई फॉरेस्ट पॉलिसी में सोच ये है कि एक तो जैसा अशोक जी ने कहा कि टिम्बर पे हम करें, और दूसरा कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जहां हमें पेड़ लगाने होंगे। पर आप अंत में देखिए, विकास और पर्यावरण, ये जो हम डिबेट करते हैं कि एक या दूसरा, मेरे विचार से ये निरर्थक डिबेट है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और जो ग्रीन इश्यूज की आपने बात की, अल्टीमेटली विकास के आयाम को बदलकर ग्रीन दिशा में हमें ले जाना होगा। नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, नए ग्रीन एफर्ट्स करने होंगे। आज जो एमिशन उद्योगों से आ रहा है, उन उद्योगों को बदलकर ग्रीन करना होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट है, बट देश को अगर बचाना है पर्यावरण को, ये इन्वेस्टमेंट आवश्यक है। इसलिए दो धुरी पर ये चलेगा। एक तो हम पेड़ों की संख्या बढ़ाएं, वनों को बेहतर करें ताकि हमारा कार्बन सिंक बढ़े, तो और वो इसलिए आवश्यक है कि अगर हम इंडस्ट्री चलाएंगे तो एमिशन उत्सर्जन तो होगा ही, तो वो सिंक उसको बराबर करेगा। और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको हम कम से कम करें। तो मेरे विचार से विकास रोकना आवश्यक नहीं है। देश के लिए आवश्यक ये है कि हम विकास की दिशा बदलें और उसको एक अलग ग्रीन पाथ पर ले चलें। ओके रश्मि सर, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि अगर हम ग्रीन प्लैनेट की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो हमें नई इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, और किसी भी विकासशील देश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई दूसरा देश दे और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम या फिर रिसर्च की जरूरत है। ये चैलेंज कितना बड़ा है? ये चैलेंज दोनों ही मुद्दों पर है, तकनीक के मुद्दे पर भी है और वित्त के मुद्दे पर भी है। वित्त और तकनीक दोनों इसके अलग अलग आयाम हैं, और हर, जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की तकनीकों की जरूरत अलग है। जैसे ऊर्जा में हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जो ऑक्शन किया है सरकार ने, उसमें रिन्यूएबल सोलर एनर्जी
में जो ऑक्शन आए हैं उसमें उनका दाम, वेरिएबल कॉस्ट का दाम घट करके करीब 2.25 रुपया के आसपास है, जो कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उससे भी कम है। लेकिन कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर हम सोशल कॉस्ट जोड़ दें या ट्रांसमिशन लॉसेस जोड़ दें तो इस रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट अभी भी कोल पावर से अधिक है। तो अधिक तो है, यही चैलेंज है, और हमें तकनीक को इस तरह से हासिल करना है कि इस दाम को हम घटा सकें ताकि वो हमारी सामर्थ्य के अंदर आ सके। बिना देखिए, जब तक कोई कमर्शियल बिजनेस मॉडल हमारे पास ऐसा नहीं आता है जिससे कि यह कंज्यूमर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, दोनों ही के लिए फायदेमंद हो, तब तक कोई भी तकनीक चल नहीं सकती। तो इसलिए हमें इसका कॉस्ट घटाना होगा, कॉस्ट को अपने काबू में लाना होगा ताकि वो कोयले पर आधारित ऊर्जा के बराबर हो या उससे कम हो जाए। ये एक चैलेंज है। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ये ग्रिड में भी जा सके। अभी ग्रिड में इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, और जब तक हम 24 घंटे इस ऊर्जा को अपने पास नहीं हासिल नहीं कर सकते, तब तक ये ग्रिड में नहीं जा सकता। तो उसमें एक अलग तकनीकी चैलेंज है। तो ऊर्जा का चैलेंज तो ये है। हमारे यातायात के जो वाहन हैं वो अभी भी तेल पर आधारित हैं। हमारा एविएशन, पूरी हमारी एविएशन इंडस्ट्री तेल पर आधारित है। इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी हासिल कर भी लें तो तेल को हमें विस्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बायोफ्यूल की तरफ मुड़ना होगा या फिर कोई और, या फिर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ना होगा। ये रिसर्च का भी विषय है, लेकिन ये वित्त का भी विषय इसलिए है कि ये सारी तकनीकें अभी की तकनीकों से ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा कीमत लगती है इसमें। तो इसको हमें कमर्शियली वायबल मॉडल बनाना है। इसके लिए रिसर्च और वित्त की जरूरत है। उसी तरह से पानी का सवाल ले लीजिए आप। हमारे एग्रीकल्चर में, कृषि में पानी का कितना उपयोग होता है। देखिए, धान है या गेहूं जो उपजाते हैं उसमें पानी की खपत प्रति टन इतनी ज्यादा है कि उसी पानी के उपयोग करके हम कुछ और भी अधिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, हमें वेस्ट वाटर के लिए एक अलग योजना बनानी पड़ेगी। जो इंडस्ट्री में जो उत्पादन होता है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो करीब 25 से 30% ऊर्जा या 25 से 30% नेचुरल मटेरियल्स का हम बचा सकते हैं, ताकि खानों पर असर ना हो, हम नए मटेरियल्स की आवश्यकता ना हो। तो इस तरह की सारी योजनाएं हमें बनानी होंगी, लेकिन कॉस्ट घटाना होगा। जब तक कॉस्ट नहीं घटेगा तब तक यह अर्थव्यवस्था में ये शामिल नहीं हो सकता और हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन दोनों ही मसलों पर विचार करना है। मिश्रा सर, जो की बात कह रहे हैं रश्मि जी कि फेज चेंज करते हुए हमने शिफ्ट करने की बात, चाहे वो फ्यूल की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें या ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें, हम कितना इसमें आगे बढ़ पाए हैं और सरकारों के नजरिए से क्या बड़ा चैलेंज? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के नजरिए से है बदलाव लाना। वित्त निश्चित रूप से, जैसा रश्मि जी ने कहा, वित्त एक समस्या है, धनराशि चाहिए, पर बदलाव सोच में और वो दृढ़ता लाना कि हमें ये बदलाव लाना ही है। आप यदि ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसा रश्मि जी ने कहा, पावर सेक्टर को देखें तो हमने एक तय किया कि हम ऊर्जा में सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देंगे और 175 गीगावाट की ओर हम बढ़ेंगे, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पर इसमें जो बाधाएं हैं तकनीकी हैं, उन तकनीकी बाधाओं को भी दूर करना होगा, और हमें हमारी जो योजना होनी चाहिए वो एंड टू एंड होनी चाहिए। सिर्फ सौर ऊर्जा के उत्पादन से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा रश्मि जी ने कहा, उसको ग्रिड से कनेक्टिविटी चाहिए और वो एक रिप्लेसमेंट बने। उन्होंने यातायात की बात की। पिछले दिनों में हमने प्रयास किया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ें। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, पर ये देश ने तय किया है कि 2030 तक हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मेरे विचार से ये तय करना कोई मतलब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अतिरिक्त। और ये लॉकडाउन को आप देख लीजिए, बंद क्या थे? बंद वाहनें थी,
बंद इंडस्ट्रीज थे। आप देखिए कि इन दोनों का क्यूमुलेटिव असर पूरे पर कितना, ऊर्जा तो पावर सेक्टर तो चल ही रहा था, बट इन दोनों के मात्र के बंद होने से पूरे पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ा वो सबको दिखा। कहने का तात्पर्य है कि हमने अब और भी क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी समस्याएं कहाँ हैं। तो यदि इंडस्ट्री के उत्सर्जन को टेक्नोलॉजी से हम कम कर सकें, यातायात में हम ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकें और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें, तो इन 3 पॉलिसी पैरामीटर के मिक्स से हम न सिर्फ अपने देश में बहुत अधिक काम कर पाएंगे, पर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो एनडीसीज हमारे हैं, उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। अशोक सर, अगर हम ग्रीन प्लैनेट या ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, उसमें 3 मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर हैं, एक सरकार, एक इंडस्ट्री और एक इंडिविजुअल सोसाइटी। सरकार के लेवल पर काम कर रही है, लेकिन दूसरा जो फेज आता है वो इंडस्ट्री का है। वो कहाँ पर खड़ी है और उन नीति के लिहाज से वो कितना उसको अडॉप्ट कर रही है या उसके सामने किस तरीके के चैलेंजेस? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री को अगर बदलाव लाने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, और ये जो सिर्फ इंडिया के लिए एक चुनौती नहीं है, दुनिया भर में इस ओर चलने की कोशिश की गई, चाहे उत्तर अमेरिका की बात हो या वेस्टर्न यूरोप की बात हो, वहां सब इन देशों ने ग्रीन डेवलपमेंट के ओर जो है उनके तकनीकी विकास किया जा रहा है और अपनाए भी जा रहे हैं। इसलिए तकनीकी बाधा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को वो तकनीकी अपने यहाँ पे लाने के लिए, अपने यहाँ पे विकसित करने के लिए और उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए ये मानना कि जो है हमारी इंडस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं है, हाँ समय जरूर लगेगा। जो उत्तरी अमेरिका में या पश्चिमी यूरोप में जितना कम समय लगेगा, उससे हो सकता है कि थोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन हमारा इंडस्ट्री भी उसके लिए लगभग तैयार है। ऐसा नहीं है कि जो है, लेकिन इसके लिए एक सरकार की मंशा होनी चाहिए और उसको फैसिलिटेट करने की जो नीतियां जो है सरकार की तरफ से उसके होनी चाहिए। अगर वो दोनों चीजें हैं तो इंडस्ट्री इसके लिए जो है कोई बाधा नहीं मानता हूं मैं, ग्रीन मूवमेंट की तरफ बढ़ने के लिए या ग्रीन डेवलपमेंटल मॉडल अपनाने के लिए। जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में हमारे यहाँ पे जो क्रांति हुई है, एक उदाहरण है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात आती है, या आप जो है मास ट्रांसपोर्टेशन का देख लीजिए, मेट्रो ट्रेन और उनका देख लीजिए, वो सब जो है एक एनर्जी एफिशिएंट जो एक विकल्प थे, और उसके इंडस्ट्री ने वो चुनौती अपना के उसको दिखाया है कि हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो आप पावर सेक्टर में देखिए, जो थर्मल पावर बेस पे जो ऑलमोस्ट 80% 90% हमारा जो पावर प्रोडक्शन होता था, आज के दिन में जो है वो कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 60% और सो। वहां पे रिन्यूएबल एनर्जीज हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट रोल। गैस बेस्ड पावर प्लांट्स आ गए, सोलर प्लांट आ गए, जो हाइड्रो पावर आ गया। तो इस तरह से जो है एटॉमिक एनर्जी का जो पावर आ गया। तो इसलिए जो है इंडस्ट्री को एक बाधा के रूप में न देखते हुए किस हद तक जो सरकार की मंशा है और नीतियां अपनाएंगी और किस तरह से इसको फैसिलिटेट करेंगे, एक मुख्य मुद्दा है। और उसके साथ साथ जो तकनीकी को अपनाने के लिए और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए क्या एक व्यवस्था बन सकती है, इसको देखना जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि जो इस ओर जो है एक कदम अभी उठाए गए हैं धीरे धीरे, लेकिन इसको जो है एक लॉन्ग टर्म और एक परमानेंट दिशा के रूप में देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक मैं ये भी बिंदु रखना चाहता हूं, जो प्राकृतिक जो हैबिटेट जिसको बोलते हैं वनों का, उसका हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन या फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, इधर बितर होना, उससे जो है नुकसान और इस तरह का पैंडेमिक्स को बढ़ने की चांसेस अधिक से अधिक होते जाते हैं। इस ओर भी सरकार को एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम फर्दर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होने नहीं देंगे, और जिससे हो सके कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस हो सके, और जो दुनिया में 2/3 जो डिसीजेस हैं वो जो वाइल्ड एनिमल से आए हुए हैं, जूनोटिक या प्रोजोनोटिक जो डिसीजेस जिनको बोलते हैं, वो उनको जो है रोकने में एक मदद मिलेगी। तो
मैं मानता हूं कि जो इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर चलेंगे और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएंगे, निश्चित रूप से हम ट्रेनिंग इसके पे आगे बढ़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। रश्मि सर, मैं तीसरे उस स्टेक होल्डर की बात करना चाहूंगा। अगर हम इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति के तौर पर या सोसाइटी के तौर पर, क्या हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी ग्रीन एनर्जी को लेकर, ग्रीन प्लांट को लेकर? क्योंकि हम भी साइकिल की बजाय कार या फिर छोटे छोटे दूसरे की ग्रीन बिल्डिंग की बजाय एयर कंडीशनर या उन जगहों पर जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, शायद एक मानसिक बदलाव भी आपको लगता है कि बहुत अहम है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति की भूमिका इसमें बड़ी अहम है। जो बदलाव सरकार की नीतियों के चलते होता है, उतना ही बदलाव हमें अपने व्यवहार में भी और अपने जीवन में भी लाना जरूरी है। और क्योंकि जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, हम बहुत सारी चीजों के में बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे यातायात का एक बड़ा भारी मुद्दा है, जैसे कि हम पब्लिक यातायात के साधनों का उपयोग नहीं करते, अपने व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करना, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अच्छा समझ या उपयोगी और जरूरी समझते हैं। तो कारण क्या है? कारण तो एक तो माइंडसेट है और दूसरा सुविधाएं हैं, सामाजिक और यातायात की सुविधाएं। अगर समाज सुविधाजनक ढंग से यातायात का विकास कर सके तो बहुत लोग उस दिशा में अपने आप चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने व्यवहार को भी बदलना है। हमें कोशिश करनी है कि हम पर्यावरण की महत्ता को समझें और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें, कम से कम जल का संरक्षण करें, अपने वनों का संरक्षण करें और अपने जीवन में जीवन शैली में बदलाव लाएं। सबसे बड़ी चीज जो हम ला सकते हैं अपने व्यवहार में, वो है हमारा कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग ना करें। अब जैसे देखते हैं, हम हर व्यक्ति में, मिडिल क्लास के हर आदमी के पास कम से कम 5 या 6 पेयर्स ऑफ शूज होते हैं, 10 होते हैं। तो हम कपड़े कितने हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम जितना ही ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को का विस्तार करते जाएंगे, डिमांड बढ़ता जाएगा। इससे ग्रोथ तो होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ तो होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस पर प्रतिकूल जो असर पड़ रहा है पर्यावरण पर, उसको भी समझना चाहिए। कोविड ने हमें ये समझा दिया है। तो कई सारी जरूरतें हमारी गैर जरूरी हैं, बहुत अनावश्यक हैं। तो ये एक व्यवहार की बात है, सोच की बात है, या इसमें समय लगता है। इसके साथ साथ नीतियों में बदलाव होना चाहिए ताकि हम उस दिशा में प्रेरित हो सकें दोनों तरफ से। और सबसे बड़ा मनुष्य का जो और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, तो देखिए वो कीमतों से पर आधारित होता है। हमारी इनकम, हमारी आय और कीमत। तो कीमतों में अगर हम इस तरह से वो बदलाव ले आए कि हम प्रेरित हो सकें, हमें इंसेंटिवाइज हो सकें पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए, तो इसमें नीतियां आवश्यक हैं। दोनों तरफ से ये काम करना आवश्यक है। ओके मिश्रा सर, आखिर में चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉल्यूशन या फिर नेचर के साथ जो उनके खतरे हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी हिस्सेदारी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात करें, कोल का इस्तेमाल करें, क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे उन स्टेक होल्डर से या पब्लिक से, ताकि हम धीरे धीरे अपने माइंडसेट को भी बदलें और नीतियां ना भी हो तब भी हमारे प्रयास कम से कम उस ग्रीन अर्थ को मजबूत करने और उसे बचाने की तरफ हैं? दो प्रमुख चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो अभी रश्मि जी कर रहे थे और जो आपने चर्चा छेड़ी माइंडसेट की, लोगों में बदलाव आवश्यक तो है ही, सरकारी सोच में भी बदलाव आवश्यक है। अभी तक हम सब मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते आ रहे हैं। हमें उस अध्याय में सस्टेनेबल कंजम्पशन को जोड़ना पड़ेगा और दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक होकर एक सस्टेनेबल मॉडल बनेंगे। इसलिए लोगों को भी सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं, ये सरकारी नीतियां नहीं करेंगी, ये नेचर आपसे कराएगा एक दिन, और लोगों को ये करना होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारा कार्य करना ये सिर्फ सरकार का कार्य नहीं है,
बिना पार्टनरशिप के ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ा पार्टनरशिप और सबसे बड़ी भागीदारी जो होनी आवश्यक है वो है लोगों के साथ। जब तक हर व्यक्ति अपना योगदान इस संतुलन पर नहीं डालेगा तब तक ये संभव नहीं होगा। सरकारें लाख कोशिश कर लें, लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम पर्यावरण की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसलिए जितना दायित्व सरकार पर है उतना ही दायित्व समाज पर है, उतना ही दायित्व हर इंडिविजुअल पे है कि वो इसकी संरक्षणा में अपना योगदान दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कम से कम अपने कामकाज में ग्रीन एनर्जी या ग्रीन जो टेक्नोलॉजीज उनका इस्तेमाल करें ताकि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें, पर्यावरण को साफ रख पाए, बचा सकें। और साथ ही साथ हमने देखा है जो कोविड के दरमियान लॉकडाउन के अनुभव हैं बताते हैं कि हमारे ही कुछ गलत कामों के चलते शायद प्रकृति को नुकसान हो रहा था या पर्यावरण में प्रदूषण काफी ज्यादा था और हम उसे आगे सुरक्षित रख पाए। नमस्कार।